किसने सोचा था कि लकड़ी और कैनवस से अपना सबसे पहला एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी प्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन जाएगी। जिस कारण बोइंग दो हिस्सों में बट गई, लेकिन टेक ऑफ के केवल 13 मिनट बाद ही ये प्लेन समुद्र में समा गया। ऐसे में हुआ यूं कि बड़े इंजन्स के कारण 737 मैक्स मॉडल में आगे की ओर भार बढ़ गया। 29 अक्टूबर 2018 इंडोनेशिया का जकार्ता एयरपोर्ट लाइन एयर फ्लाइट 610 टेक ऑफ करता है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये उसकी आखिरी उड़ान होगी। प्लेन जैसे ही टेक ऑफ करता है कुछ अजीब होने लगता है। प्लेन बार बार अपनी नोज को नीचे झुका रहा है, कॉकपिट अलार्म बजने लगते हैं। पायलट इसे कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है, जिसके बाद अगले कुछ ही मिनटों में प्लेन एक जोरदार धमाके के साथ समुद्र में समा जाता है, जिसमें एक झटके में 189 यात्रियों की जान चली जाती है। जांच होता है और ये पता चलता है कि ये हादसा बोइंग के नए एमकेज सिस्टम की वजह से हुआ था। एमकेज ने जबरदस्ती प्लेन की नोज को नीचे झुकाया और पायलट चाहकर भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन सवाल ये था कि क्या बोइंग को इसके बारे में पता था? जवाब है हाँ। बोइंग को पता था कि एमकेज में खामी है, लेकिन बोइंग द्वारा मुनाफे के लिए इस खतरे को पूरी दुनिया से छुपाया गया। लाइन एयर एक्सीडेंट के केवल 5 महीने बाद इथोपियन एयरलाइन 302 का भी हादसा हुआ, जिसमें 157 यात्रियों की जान चली गई। इन दोनों हादसों के बाद 737 मैक्स मॉडल को पूरी दुनिया में ग्राउंडेड कर दिया गया, जिससे बोइंग कंपनी का अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। इस हादसे के बाद बोइंग ने अपनी गलती को माना, जिसके बाद बोइंग द्वारा 737 मैक्स को रीडिजाइन किया गया, एमकेज को अपग्रेड किया गया, जिसके बाद फाइनली 20 महीने ग्राउंडेड रहने के बाद 737 मैक्स को दोबारा फ्लाई करने की मंजूरी दे दी गई और ऐसे बोइंग ने अपनी खोई हुई इमेज वापस पा ली। आज बोइंग दुनिया की सबसे बड़ी प्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आज आसमान में हर दूसरा प्लेन बोइंग का है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर इतने बड़े हादसे के बाद बोइंग ने कमबैक कैसे किया। बोइंग आज इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई, इसका इतिहास क्या है। 1 अक्टूबर 1881 डेट्रॉइट मिशिगन अमेरिका में एक लड़के का जन्म हुआ, जिसका नाम विलियम ई बोइंग था। बोइंग के पिता एक लकड़ी व्यापारी थे। बोइंग ने येल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई के दौरान उन्होंने पढ़ाई बीच में ही ड्रॉप आउट कर दी, जिसके बाद वो सिएटल चले गए, जहां उन्होंने लकड़ी का व्यवसाय शुरू किया। इसी दौरान वो एक एयर शो में गए, जहां बोइंग ने पहली बार एक एरोप्लेन खरीदा। आगे चलकर उन्होंने सी प्लेन खरीदा, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसकी रिपेयरिंग में बहुत ज़्यादा समय लगने के कारण बोइंग ने सोचा कि यदि मैं इसे नहीं बना सकता तो मैं खुद एक एरोप्लेन बनाऊंगा, और ऐसे शुरुआत हुई बोइंग कंपनी की। बोइंग कंपनी की स्थापना 15 जुलाई 1916 में विलियम ई बोइंग और जॉर्ज कॉर्नाल्ड वेस्टरबेल्ट ने की। शुरुआत में बोइंग ने अपनी कंपनी का नाम पैसिफिक एरो प्रोडक्ट को रखा था, लेकिन ठीक 1 साल बाद उन्होंने इसका नाम बदलकर बोइंग एरोप्लेन कंपनी कर दिया। बोइंग ने अपना सबसे पहला एरोप्लेन लकड़ी और कैनवस से बनाया था, जो एक छोटा सी प्लेन था, जिसका नाम B&W था। वहीं बोइंग आज 747 जैसे जंबो जेट्स और 737 मैक्स जैसे बड़े विमान बनाता है। किसने सोचा था कि लकड़ी और कैनवस से अपना सबसे पहला एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी प्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन जाएगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकन नेवी को प्लेन्स की आवश्यकता थी, जिस कारण बोइंग ने अमेरिकन नेवी के लिए ट्रेनिंग एरोप्लेन्स को बनाया, जिनका नाम मॉडल सी था। इन विमानों ने बोइंग को शुरुआती पहचान दिलाई, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद इन प्लेन्स की मांग तेजी से गिर गई, जिसके बाद बोइंग ने इन विमानों का यूज़ मेल डिलीवरी और यात्रियों सेवाओं के लिए किया। 1920 के दशक में बोइंग ने अपना मॉडल 40 प्लेन बनाया, जो पहली बार अमेरिकन एयर मेल के लिए यूज़ हुआ। ये प्लेन मेल ले जाने के साथ साथ 2 यात्रियों को भी ले जा सकता था। ऐसे में बोइंग ने सोचा कि यदि हम मेल ले जा सकते हैं तो क्यों ना लोगों को भी यात्रा करवाएं, जिसके बाद 1933 में लॉन्च हुआ बोइंग का 247 प्लेन, जो दुनिया का सबसे पहला आधुनिक पैसेंजर प्लेन था, जिसमें 10 यात्री यात्रा कर सकते थे, जो 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता था। ऑल मेटल बॉडी से बना ये प्लेन ऑटो पायलट सिस्टम को भी सपोर्ट करता था। ये प्लेन इतना शानदार था कि इसने हवाई यात्रा को काफ़ी तेज और सुरक्षित बना दिया।
बोइंग कंपनी बहुत तेजी से आसमान की ऊंचाइयों को छू रही थी, लेकिन 1934 में इसे एक बहुत बड़ा झटका लगा। दरअसल 1934 में अमेरिकन सरकार द्वारा एक ही कंपनी के द्वारा प्लेन मैन्युफैक्चरिंग और एयरलाइन ऑपरेशन पर रोक लगा दी गई, जिस कारण बोइंग दो हिस्सों में बट गई। प्लेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए बोइंग एरोप्लेन कंपनी और एयरलाइन ऑपरेशन के लिए यूनाइटेड एयरलाइंस। ये बोइंग के लिए एक बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि इसके कारण बोइंग ने केवल एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बोइंग द्वारा बहुत से प्लेन्स को बनाया गया, जैसे B-17 फोर्ट्रेस और B-29 सुपर फोर्ट्रेस। दरअसल B-29 सुपर फोर्ट्रेस वही विमान था जिसका यूज अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के लिए किया गया। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान बोइंग द्वारा बहुत सारे फाइटर प्लेन्स को बनाया गया, लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होने के बाद उनका मैन्युफैक्चरिंग का काम ठप पड़ गया। अब बोइंग को जरूरत थी नए प्लेन्स बनाने की, क्योंकि अब तक बोइंग केवल टर्बो प्लेन्स बनाता आ रहा था। 1950 के दशक में बोइंग ने बनाया दुनिया का सबसे पहला जेट एरोप्लेन बोइंग 707, जो दुनिया का सबसे पहला जेट एरोप्लेन था जिसमें 150 यात्री एक साथ सवार हो सकते थे। इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि इसके द्वारा केवल कुछ ही घंटों में अमेरिका से यूरोप पहुंचा जा सकता था। जेट एज की शुरुआत ने बोइंग को पूरी दुनिया में एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग किंग बना दिया। 1970 में बोइंग द्वारा 747 मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया, जो एक डबल डेक वाला एरोप्लेन था जिसमें 400 प्लस यात्री एक साथ यात्रा कर सकते थे। यदि बोइंग का कोई सबसे आइकॉनिक विमान था तो वो था 747 मॉडल, जिसे क्वीन ऑफ द स्काईज भी कहा जाता था। आज भी बोइंग 747 मॉडल को दुनिया के बेहतरीन विमानों में से एक गिना जाता है, लेकिन कहते हैं ना, सफलता की राह में बहुत सी मुश्किलें आती हैं, और बोइंग के साथ भी 2018-19 में कुछ ऐसा ही हुआ। 29 अक्टूबर 2018 लाइन एयर फ्लाइट 610 जकार्ता से पंकल पिनांग के लिए रवाना हुई। टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही ये प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। पायलट ने इसे कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन टेक ऑफ के केवल 13 मिनट बाद ही ये प्लेन समुद्र में समा गया, जिसमें सभी 189 यात्रियों की जान चली गई। वहीं 10 मार्च 2019 को इथोपियन एयरलाइन की फ्लाइट 302 अदिश अबाबा से नैरोबी के लिए रवाना हुई। ये प्लेन भी उड़ान के कुछ ही मिनटों बाद अजीब बिहेव करने लगी। पायलट की लाख कोशिशों के बाद भी ये प्लेन कंट्रोल नहीं हुआ और टेक ऑफ के केवल 6 मिनट बाद ही क्रैश कर गया, जिसमें 157 यात्रियों की जान चली गई। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आखिर इन दोनों एक्सीडेंट्स के बारे में आपको क्यों बताया। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों एक्सीडेंट में जो प्लेन था वो था बोइंग का 737 मैक्स मॉडल। वहीं इन दोनों एक्सीडेंट का जिम्मेदार बोइंग 737 मैक्स में यूज होने वाला एमकेएस सिस्टम था। एमकेएस यानी कि मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑगमेंटेशन सिस्टम, जिसे खास तौर पर 737 मैक्स मॉडल के लिए ही डिजाइन किया गया था, जो इस प्लेन की नोज को ऊपर रखता था। दरअसल बोइंग द्वारा 737 मैक्स मॉडल को जल्दबाजी में लॉन्च किया गया था, जिसके पीछे का कारण एयरबस से पिछड़ने का डर था, क्योंकि एयरबस द्वारा साल 2010 में एयरबस A320 नियो को लॉन्च किया गया, जो फ्यूल एफिशिएंट इंजन्स के साथ आता था, जिस कारण इस प्लेन की मांग पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ने लगी। ऐसे में बोइंग ने एयरबस A320 नियो से कम्पीट करने के लिए 737 मैक्स मॉडल को लॉन्च किया, जो बोइंग के 737 मॉडल का अपग्रेडेड वर्जन था, जिसमें बोइंग द्वारा बड़े और फ्यूल एफिशिएंट इंजन्स को लगाया गया था। ऐसे में हुआ यूं कि बड़े इंजन्स के कारण 737 मैक्स मॉडल में आगे की ओर भार बढ़ गया, जिससे कुछ कंडीशन में इसकी नोज ऊपर उठने लगी, जिससे ये अनबैलेंस होने लगा। ऐसे में यदि बोइंग इसकी नोज को नीचे नहीं रखता तो ये स्टॉल कंडीशन का शिकार हो जाता। स्टॉल कंडीशन जिसमें प्लेन की नोज एक सर्टेन एंगल से ऊपर उठ जाती है, जिस कारण प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो जाता है और प्लेन नीचे गिरने लगता है। और इसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए बोइंग द्वारा 737 मैक्स मॉडल में एमकेएस सिस्टम को लगाया गया, जो टर्बुलेंस सेंसर्स के डेटा की मदद से प्लेन की नोज को नीचे रखता था। एमकेएस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते समय बोइंग द्वारा इसे एक छोटा अपग्रेड बताया गया था। पायलट्स को इसकी सही ट्रेनिंग नहीं दिलवाई गई। वहीं बोइंग द्वारा 737 मैक्स मॉडल को जल्दी मंजूरी दिलाने के लिए FAA यानी कि फेडरेशन ऑफ एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव डाला गया, जिससे FAA ने ज़्यादा टेस्ट किए बिना 737 मैक्स मॉडल को फ्लाई करने की मंजूरी दे दी, जिसका अंजाम हुआ लाइन एयरलाइंस और इथोपियन एयरलाइंस एक्सीडेंट।
क्योंकि एमके सिस्टम के बारे में ज़्यादा जानकारी ना होने के कारण पायलट्स प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पाए। इन दोनों एक्सीडेंट के बाद बोइंग 737 मैक्स मॉडल को पूरी दुनिया में ग्राउंडेड कर दिया गया। इन दोनों हादसों के बाद बोइंग द्वारा अपनी गलती को माना गया। बोइंग द्वारा 737 मैक्स को रीडिज़ाइन किया गया, एमके सिस्टम को सुधारा गया और एमके सिस्टम के लिए एक सेंसर की बजाय 2 सेंसर्स का यूज़ होने लगा। पायलट्स को एमके सिस्टम की अच्छे से ट्रेनिंग दिलवाई गई। FAA द्वारा 737 मैक्स मॉडल को अच्छी तरह से जांचा गया, जिसके बाद फाइनली 20 महीने ग्राउंडेड रहने के बाद 737 मैक्स मॉडल को दोबारा फ्लाई करने की मंजूरी दे दी गई और ऐसे बोइंग ने अपनी इमेज वापस पा ली। आज बोइंग द्वारा भारतीय सेना के लिए भी बहुत सारे विमानों को बनाया गया है, जैसे C-17 ग्लोबमास्टर 3, अपाचे हेलीकॉप्टर और P-8I टाइप पोसाइडन विमान। आज बोइंग सिर्फ हवाई जहाज नहीं बना रहा है, बल्कि अंतरिक्ष की उड़ानों पर भी ध्यान दे रहा है। बोइंग का स्टार लाइनर नासा के साथ मिलकर बनाया गया अंतरिक्ष यान है। आगे चलकर बोइंग का सपना हाइपरसोनिक विमान बनाने की है, जो साउंड की स्पीड से भी तेज चल सके। वहीं फ्यूचर में बोइंग का सपना धरती से आगे बढ़कर अंतरिक्ष में जाना है। बोइंग की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि ये संघर्ष, सपनों और फिर से उड़ान की कहानी है, जो हमें बताती है कि गिरना और गिर के उठना एक कला है। क्या आप जानते हैं कि अपोलो 11 मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन से एक ऐसी गलती हुई थी जिसके कारण वो धरती पर वापस नहीं आ पाते। यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो अपोलो 11 वाले इस वीडियो को जरूर देखें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।